हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कोनिक सेक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था और उसमें हमने देखा था कि कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस कोन के बना सकते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये सारे कंडीशंस हमने देखे थे। ठीक है, सो आज जो हम लोग जो है वो उन्हीं कोनिक सेक्शन में जो पहला कोनिक सेक्शन है हमारा सर्कल, इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो सर्कल कैसे एक कोन का सेक्शन है ये हमने ऑलरेडी देख रखा था, है ना। ये जनरेटर लाइन है, ये जनरेटर लाइन और एक्सिस ऑफ द कोन के बीच का एंगल है और ये मेरा प्लेन है। तो ये बीटा एंगल है, जब बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो जो सेक्शन बनेगा वो मेरा क्या होगा, यानी कि प्लेन मेरा बिल्कुल ऐसा होगा, ऐसे प्लेन होगा, है ना। तो बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, इस केस में जो सेक्शन बनेगा वो सर्कल होगा, है ना। ये मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ, देखिए यहाँ पे जो मेरा प्लेन है, यहाँ पे जो मेरा प्लेन है वो देखिए बिल्कुल एक्सिस ऑफ द, जो ब्लू लाइन है वो मेरा एक्सिस ऑफ द कोन है ना। तो कोन जो उस एक्सिस पे प्लेन मेरा क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो जो सेक्शन बन रहा है आप देख सकते हैं, मैं चलिए थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली उसी सेक्शन पे लेके जा रहा हूँ, है ना। अब आप देखिए कि जो मेरा सेक्शन बन रहा है बिल्कुल सर्कल बन रहा है ना। प्लेन जो है वो कोन को जहाँ पे कट कर रहा है, वो सेक्शन जो मेरा बन रहा है, देखिए प्लेन जब कट कर रहा है कोन को, तो जो सेक्शन बन रहा है वो मेरा क्या बन रहा है, सर्कल, है ना। तो कोनिक सेक्शन में सर्कल कब बनता है, जब मेरा प्लेन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो आज हम इस सर्कल के बारे में करेंगे, डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सर्कल के डेफिनेशन पे आते हैं, ये हमारे लिए पहला इंपॉर्टेंट है। तो अब आप देखिए कि कोनिक सेक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो बिल्कुल एक तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो कोनिक सेक्शन में जो हमारा पहला कोनिक सेक्शन है वो क्या है, सर्कल। सो सर्कल को हम लोग स्टडी करने से पहले ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे मैथमेटिक्स में, वो है हमारा लोकस। हम इसको पहले पढ़ेंगे और इस लोकस की मदद से हम जो है वो सर्कल को डिफाइन करेंगे। सो व्हाट इज अ लोकस? लोकस मीन्स व्हाट? लोकस एक मैथमेटिकल वर्ड है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो है पाथ। यानी कि लोकस का मतलब क्या है, पाथ। ये एक मैथमेटिकल टर्म है ना। और जो मेरा पाथ है ये मेरा लिटरल टर्म है ना। तो ये दोनों में पहला अंतर है, बट दे हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं ना, सर्कल इज अ काइंड ऑफ लोकस और सर्कल इज अ काइंड ऑफ पाथ, है ना। तो अब मैथ्स में लोकस वर्ड क्यों इंट्रोड्यूस किया है वो देखिए। अब देखिए कि लोकस जो है, अब मैथ्स में जो लोकस है वो यानी कि एक पाथ है, वो कैसे बनता है, वो पॉइंट से बनता है। पॉइंट का कलेक्शन आप अगर लेंगे, मैं यहाँ फिर भी कुछ कुछ गैप पे ले रहा हूँ, अगर आप बहुत सारे पॉइंट लेंगे तो आप देखिए कि ये एक तरह से एक पाथ को क्रिएट कर रहा है। आप देखिए आपका जो स्ट्रेट लाइन है ये भी एक पाथ है ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। ये बहुत सारे पॉइंट को कलेक्ट करने के बाद बना है। इस तरह हम बोल सकते हैं ना, सर्कल भी जो है ये मेरा एक पाथ है। सर्कल जो है बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, उससे जो पाथ बना है वो मेरा क्या है, सर्कल, है ना। तो जितने भी हमारे ज्योमेट्रिकल फिगर हैं टू डायमेंशन में, उन सबको हम एक लोकस के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब आप देखिए कि लोकस को हम मैथमेटिकली कैसे, इस पे क्वेश्चन राइज हो सकता है। व्हाट इज द लोकस ऑफ, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, and obviously this point is moving. What is the locus of a moving point whose distance, ये सारे जो है ना क्वेश्चन जो है लोकस से रिलेटेड है और ये बहुत इजी क्वेश्चन है बट कॉन्सेप्ट बेस्ड है। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from two fixed point, from two fixed point is always equal। एक पॉइंट का लोकस यानी एक पॉइंट मूव करेगा, ऑब्वियसली जो लोकस है वो एक पॉइंट के मूव करने से बनता है। ये पॉइंट मूव करेगा तो आपका क्या होगा, लोकस बनेगा, है ना। तो जो लोकस है वो पॉइंट से बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट का, जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका लोकस बताना। अब ये पॉइंट कैसे मूव कर रहा है, कुछ आपको कंडीशन दिया हुआ है कैसे मूव कर रहा है। अब इस मूविंग पॉइंट का जो डिस्टेंस है दो फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या है, इक्वल है। तो अब आप देखिए कि यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, दो पॉइंट इक्वल बनाना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हम ए और बी फिक्स कर दिए, तो ये मेरा क्या है, फिक्स पॉइंट है, ये भी मेरा फिक्स पॉइंट है,
ये भी मेरा फिक्स पॉइंट है, ठीक है। अब एक पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, अब वो पॉइंट मूव करके यहाँ आए, मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये पॉइंट रैंडमली यहाँ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि तब क्या होगा, इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हो नहीं पा रहा है, यानी कि रैंडमली हम इस पॉइंट का पोजीशन कहीं भी नहीं दे सकते हैं। इस पॉइंट को हमको वहां पे रखना होगा जहां से दोनों पॉइंट से इसका डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि अब जैसे ये ए बी को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट मिलेगा। तो हम एक चीज तो बोल सकते हैं, जो मेरा पॉइंट है जो मूव कर रहा है वो ए बी के मिड पॉइंट पे होगा, हम बोल सकते हैं ना यहां पर होगा। क्यों मिड पॉइंट होगा? तो सी का हम बोल सकते हैं ना, सी मान लीजिए मेरा मूविंग पॉइंट है, तो सी का डिस्टेंस ए से और सी का डिस्टेंस बी से बराबर है, तो वी कैन से ना सी इज अ मिड पॉइंट। अब अगर सी मूव करके यहां भी आया तो इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या होगा, इक्वल बनेगा, है ना। सी अगर मूव करके यहां भी आया तो इसका डिस्टेंस इस दोनों ए और बी से क्या होगा, इक्वल होगा। सी अगर मूव करके यहां भी आया तो ए और बी से सी का डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। सी अगर मूव करके यहां भी आया तो सी का डिस्टेंस ए और बी से क्या होगा, इक्वल होगा। सी अगर मूव करके यहां भी आया तो सी का डिस्टेंस ए और बी से क्या होगा, इक्वल होगा। तो यानी कि अब आप देखिए कि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिलेंगे, सी बहुत जगह मूव करके जा सकता है। तो इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको एक पाथ मिलेगा। आपको वही बताना है कि व्हाट इज द लोकस, यानी कि उस पाथ का नाम क्या है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जितने ये जो सी है ये मेरा हर बार मूव कर रहा है, C1 C2 C3 C4, है ना, C5। तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो हर बार ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बन रहा है ना, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो गया, है ना, ये ट्रायंगल भी आइसोसेलेस हो गया। तो यानी कि ए बी जो है वो मेरा फिक्स्ड है, चेंज क्या कर रहा है, हर बार आइसोसेलेस ट्रायंगल चेंज कर रहा है। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पाथ? सो ऑब्वियसली इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हम बोल सकते हैं। बट ये स्ट्रेट लाइन कैसा होगा? We can say that this straight line is a perpendicular bisector of AB. This straight line is perpendicular bisector of AB। जो AB मेरा लाइन है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा ना, वही जो है मूविंग पॉइंट का लोकस होगा। तो इसका आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग whose distance from two fixed point is always equal? So it will be the perpendicular bisector of the line segment joining the two fixed point। ये इसका आंसर होगा। What will be the answer? It is a perpendicular bisector। uh, it is a perpendicular, ये perpendicular bisector of the line segment, of the line segment joining the point, joining the two fixed point। ये इसका आंसर होगा, है ना। यानी कि जो लोकस है वो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, और वो कैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, जो दो फिक्स पॉइंट है उसको ज्वाइन करने वाला, जो दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही इस मूविंग पॉइंट का लोकस होगा। ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। सो ये लोकस का कॉन्सेप्ट जो है मैथ्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट? what is the locus of a point whose locus of a point, obviously this point is moving, है ना। so what is the locus of point whose distance from two fixed line is always equal, है ना। एक पॉइंट का आपको लोकस बताना है जिसका डिस्टेंस जो है दो फिक्स पॉइंट से हमेशा इक्वल है। तो इस मूविंग पॉइंट का लोकस क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो पहले तो आपको हुज डिस्टेंस फ्रॉम अ टू फिक्स्ड नॉन पैरेलल लाइन, यहां पे मैं एक टर्म ऐड कर दे रहा हूं, नॉन पैरेलल, है ना। जो लाइन, जो मेरा दो लाइन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नॉन पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये मेरा दो नॉन पैरेलल लाइन है। अब एक पॉइंट है वो मूव कर रहा है, एक पॉइंट है वो मूव करेगा, तो इसका जो डिस्टेंस है इससे और इससे हमेशा इक्वल होगा, है ना। और डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये पॉइंट अगर मूव करके यहां भी आ गया तो इसका जो डिस्टेंस होगा इससे और इससे क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट अगर मूव करके यहां भी आ गया तो इसका डिस्टेंस इससे
और इससे क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट अगर मूव करके यहां भी आ गया तो इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या होगा, इक्वल होगा। ये पॉइंट अगर मूव करके यहां भी आ गया तो इसका डिस्टेंस इससे और इससे क्या होगा, इक्वल होगा। तो अब आप देखिए कि आपको बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। अब मैं बोल सकता हूँ जो मूविंग पॉइंट है वो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे भी आएगा, इसका अगर इंटरसेक्शन पॉइंट पे आ गया तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो, और दोनों से इक्वल भी है, जीरो जीरो डिस्टेंस। तो अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे, इन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे तो देखिए ये जो व्हाइट लाइन है ये लोकस बन जाएगा। तो इस लोकस का नाम क्या है, तो यह एक चीज तो दिख रहा है, जो लोकस होगा वो मेरा स्ट्रेट लाइन होगा। अब इस लोकस का नाम क्या है, ये एंगल बाइसेक्टर है। सो वो इसका आंसर क्या होगा, द लोकस ऑफ व्हाट इज द लोकस, सो इट इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, है ना। जो लोकस होगा वो क्या होगा, एंगल बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस, दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है उसका एंगल बाइसेक्टर होगा, है ना। अब ऐसा दो पाथ हो सकता है, ऐसा इधर से भी हो सकता है, ये पॉइंट इधर भी हो सकता है, तो ये डिस्टेंस बराबर होगा। ये पॉइंट अगर यहां मूव करके आएगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये भी एंगल, क्योंकि यहाँ पे दो तरह के एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये भी है और एक एंगल ये भी है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर भी लोकस होगा और इसका एंगल बाइसेक्टर भी लोकस होगा। तो यहाँ पे दो तरह के पाथ हैं यहाँ पे, एक एक्यूट एंगल का लोकस, एक्यूट एंगल का एंगल बाइसेक्टर, और एक ऑब्ट्यूस एंगल का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे लोकस क्या है वो आपको समझ में आया। तो मेरे ख्याल से ये दो एग्जाम्पल जो था वो लोकस के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए था। ठीक है, कि लोकस क्या होता है। ठीक है, अब हम सर्कल को लोकस के टर्म में डिफाइन करते हैं। तो सर्कल पे आते हैं, जो हमारा मेन डेफिनेशन, सर्कल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब आप देखिए कि आपने अगर आप जूनियर क्लास को रिकॉल करेंगे तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या चाहिए, उसका सेंटर चाहिए और उसका रेडियस चाहिए। अगर आप सर्कल को मैथमेटिकली ड्रॉ करना चाहते हैं तो सर्कल को मैथमेटिकली ड्रॉ करने के लिए आप बैंगल्स लेके भी सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बट वो मैथमेटिकल मेथड नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप खुद देखिए कि अगर आपको मान लीजिए कि एक थ्रेड दे दिया जाए तो आप थ्रेड से कैसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो आप इस थ्रेड के एक पॉइंट को फिक्स करेंगे, जो पॉइंट फिक्स होगा वो सेंटर होगा, और जो थ्रेड का लेंथ होगा वो किसका काम करेगा, रेडियस का। तो ऑब्वियसली अगर आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है तो आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को पता करना पड़ेगा सर्कल के, वो है सेंटर और रेडियस। जब तक आप सेंटर और रेडियस पता नहीं होगा सर्कल को हम फिक्स नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप देखिए कि ये दोनों सर्कल अलग अलग है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यहाँ पे ये सर्कल और यहाँ पे ये सर्कल दोनों अलग अलग है। इवन दोनों का रेडियस अगर सेम है तब भी हम बोल सकेंगे कि ये दोनों सर्कल मेरा क्या होगा, सेम, दोनों सर्कल मेरा क्या होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अगर इवन हम अ, अगर हम जो है वो सर्कल को नहीं अगर हम सर्कल को जो है वो दो अलग अलग जगह पे ड्रॉ करें और रेडियस सेम रखें तो हम नहीं बोलेंगे ये दोनों सर्कल सेम है। ठीक है, क्योंकि सेंटर दोनों का अलग अलग हो गया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट अलग हो गया ना, सेंटर मींस व्हाट, कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट अलग अलग हो गया, उस केस में हम जो बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि दोनों सर्कल सेम है। तो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, सेंटर और रेडियस। अगर सेंटर और रेडियस नहीं पता है तो हम सर्कल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो अब आप देखिए कि सर्कल अगर हमको ड्रॉ करना है तो हमको पहले एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। जब तक हम एक पॉइंट को फिक्स नहीं करेंगे हम कहाँ से सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सर्कल का डेफिनेशन में क्या आएगा, इट इज अ लोकस, ऑब्वियसली इट इज द लोकस of a point, obviously this point is moving, it is locus of a point which moves such that इस डिस्टेंस, इट वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, मूविंग पॉइंट के लिए, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, है ना, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका डिस्टेंस जो है एक फिक्स पॉइंट से हमेशा, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर सर्कल ड्रॉ करना है तो एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा, एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। अब
ये पॉइंट मूव कर रहा है, सपोज मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, सपोज ये मेरा ब्लू वाला पॉइंट मूव कर रहा है, ब्लू वाला पॉइंट मूव कर रहा है ना, ब्लू कलर का जो पॉइंट है, और मेरा फिक्स पॉइंट क्या है, व्हाइट कलर का। अब ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस जो है वो 5 यूनिट है। तो अब ये पॉइंट अगर यहाँ भी मूव करके गया ना ब्लू वाला, तो ये वाला डिस्टेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि 5 ही होना चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ भी मूव करके गया तो ये वाला डिस्टेंस क्या होना चाहिए, फिक्स 5 ही होना चाहिए। ये पॉइंट अगर यहाँ भी मूव करके गया तो ऑब्वियसली आप ये वाला पॉइंट यहाँ नहीं ले पाएंगे, तो ये 5 नहीं रहेगा, जो कंडीशन है कांस्टेंट होना चाहिए, जो ये 5 होगा। तो अब आप देखिए कि इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे, इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा ना। इन सारे पॉइंट को अगर आप ज्वाइन कर देंगे देन व्हाट विल यू विल गेट अ circle. So I hope you understood what is the definition of a circle in terms of locus. So it is a locus of a point which moves such that its distance from a fixed point is always constant. ठीक है, एक फिक्स पॉइंट से जो मूविंग पॉइंट है उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप सेंटर के डेफिनेशन को भी बता सकते हैं और उस कांस्टेंट के डेफिनेशन को भी बता सकते हैं। सेंटर का डेफिनेशन क्या होगा, सेंटर का डेफिनेशन होगा सेंटर जो होगा वो मेरा क्या होगा, फिक्स पॉइंट, जो फिक्स पॉइंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटर। और जो मेरा कांस्टेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। जो मेरा कांस्टेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस। सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। अब हमने सर्कल का डेफिनेशन तो देख लिया, अब जो है हम लोग सर्कल का इक्वेशन क्या होगा, जैसे लाइन का इक्वेशन हमने पढ़ा ना स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, सर्कल एक ज्योमेट्रिकल फिगर है तो इसका इक्वेशन भी होगा। तो इसका इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए, यानी कि लोकस का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन मींस व्हाट, लोकस का इक्वेशन। तो लोकस का इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं, यानी कि सर्कल का इक्वेशन क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि आपको एक फिक्स पॉइंट दिया हुआ है, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ए और बी, और कांस्टेंट भी दिया हुआ है। सो कांस्टेंट इज सपोज आर, आर इज योर रेडियस, है ना। अब आपको ये मूविंग पॉइंट है, इसको मैं डिफरेंट कलर से दे देता हूं, ठीक है, सो आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये मेरा मूविंग पॉइंट है व्हाइट कलर का, है ना। तो ये मेरा फिक्स पॉइंट हो गया, ये मेरा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो अब हमको इस व्हाइट पॉइंट के मूव करने से जो पाथ जनरेट हो रहा है, इस पाथ का इक्वेशन निकालना है। इस व्हाइट कलर के पॉइंट के मूव करने से जो पाथ बन रहा है, इस पाथ का क्या निकालना है हमको, इक्वेशन। इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, है ना, इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा यही हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये मैं जो अभी हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जनरल मेथड है, हम किसी भी लोकस के इक्वेशन को पता करने में इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेरा मूविंग पॉइंट है उसको हम थोड़ी देर के लिए फिक्स कर देंगे, तो फिक्स कर देंगे तो इसका कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा ना। सो लेट इट्स कोऑर्डिनेट बी एच एंड के। ध्यान रखिएगा हमने क्या माना, लेट द लोकस, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ moving point be hk for a moment, कुछ देर के लिए हम मान लेंगे कि जो मेरा मूविंग पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ है, hk। तो अब बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वी कैन से दैट दिस ab विल बी इक्वल टू आर, और डिस्टेंस फॉर्मूला से हम ए बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी का वैल्यू क्या होगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर, है ना। स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिए, सो क्या आएगा, h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब क्या है, ये h और k तो मेरा मूविंग पॉइंट था, थोड़ी देर के लिए इसको हमने फिक्स किया। जैसे अब h को हम क्या पुट कर देंगे, x, और k को क्या पुट कर देंगे, y, क्योंकि ये मेरा वेरिएबल है, h और k मेरा वेरिएबल है ना। तो हम जब h और k में रिलेशन पता हो जाएगा ना तो आपको इक्वेशन पता हो गया। तो देखिए h और k एक जगह आ गया ना, इसका मतलब हमने जो है वो
यानी कि अगर आपको लोकस का इक्वेशन पता करना है, इसका मतलब जो हमने मेरा मूविंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा। तो हमने देखिए कोरिलेट कर दिया ना एक ही जगह। अब इसमें जो है कोरिलेशन आपने जब इस्टेब्लिश कर दिया, तो अब आप क्या पुट करेंगे, एच के जगह पे एक्स पुट कर देंगे और के जगह पे वाई। तो क्या हो गया, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये मेरे सर्कल का इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। और इस सर्कल के इक्वेशन में क्या क्या है वो आप देखिए। इस सर्कल के इक्वेशन में ए और बी जो है वो सर्कल का सेंटर है, ध्यान रखिएगा। और जो आर है वो क्या है, रेडियस है। अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये सर्कल का इक्वेशन है क्योंकि इसी फॉर्म में है ना, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। तो आर का स्क्वायर कितना हो गया, 16। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। रेडियस है ना, लेंथ है, तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, 4। सो आर का वैल्यू कितना हो गया, 4 यूनिट। अब आप इसको कंपेयर कीजिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। तो साफ पता चल रहा है आर का वैल्यू 4 है, एक बी का वैल्यू 3 है और ए का वैल्यू 0 है। सो इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, इस सर्कल का सेंटर जो होगा वो 0,3 होगा और रेडियस जो होगा वो 4 यूनिट होगा, हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखिए कि ये मेरा एक जनरल कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया कि एक सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखेगा। एक सर्कल का इक्वेशन ऐसा ही दिखेगा, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, वेयर सेंटर इज ए बी एंड रेडियस इज आर। अब आप खुद एक इसका केस अब लेते जाते हैं। केस 1, अगर मान लीजिए कि सेंटर जो है वो ओरिजिन हो गया, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा दिखेगा, x माइनस ए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी एक मेरा केस हो गया, है ना। सो ये दोनों चीज आप ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर है, तो ये भी सर्कल का इक्वेशन है। अब सर्कल का इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है ये हमेशा 1 होना चाहिए, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट या तो 1 होना चाहिए या तो इक्वल। अगर ऐसा है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 5, दोनों इक्वल है ना, इस केस में भी हम बोल सकते हैं सर्कल का इक्वेशन है। क्यों, हम यहाँ पे कोफिशिएंट 1 बना सकते हैं ना, 2 को कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 5/2। तो ये भी सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन में क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का वो हमेशा इक्वल होता है। आप यहाँ भी देखिए, जो हमने इसको थोड़ा सा हम एक्सपैंड कर सकते हैं। एक और इक्वेशन हमारा आ गया, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये भी मेरा सर्कल का इक्वेशन है ना। इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, ए बी, और रेडियस क्या हो जाएगा, आर, है ना। एक और हमारे पास सर्कल का इक्वेशन होगा, वो कैसे होगा, इन दोनों को एक्सपैंड करने से आएगा। ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, सर्कल का इक्वेशन ये भी होता है, वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये भी मेरा सर्कल का इक्वेशन है। अब अगर ये सर्कल का इक्वेशन है तो इसका सेंटर और रेडियस पता होना। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है ना, तो मैंने यही बोला है कि सबसे सिंपल तरीका है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, उसके बाद 2gx 2fy एक्स और वाई का टर्म होना चाहिए, एक्स और वाई एक जगह नहीं होना चाहिए, प्लस सी। तो अब आप देखिए कि इसको हम कैसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्लास 10 का यूज कीजिए, प्लस 2gx, है ना, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy इज इक्वल टू माइनस सी। हम माइनस सी यहाँ लिख दे रहे हैं, है ना, बाहर इक्वल टू के दूसरे साइड। अब आप देखिए इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर पुट करेंगे तो यहाँ प्लस जी स्क्वायर देंगे, तो यहाँ भी प्लस जी स्क्वायर, तो जी स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर प्लस 2fy, तो हम यहाँ पे एफ स्क्वायर ऐड करते हैं, तो यहाँ भी एफ स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो अब आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये मेरा सर्कल का इक्वेशन देखिए इस फॉर्म में आ गया। अब आप कंपेयर कीजिए इसको, अगर इससे कंपेयर करेंगे तो माइनस ए का वैल्यू जी है, यानी कि ए का वैल्यू क्या होगा, माइनस जी होगा, और बी का माइनस बी का वैल्यू एफ है, यानी बी का वैल्यू क्या होगा, माइनस एफ होगा। तो सेंटर इसका क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या होगा, ये आर स्क्वायर के बराबर है, ये आर स्क्वायर के बराबर है, तो आर का वैल्यू कितना होगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी कि सर्कल अगर इस फॉर्म में है तो उसका सेंटर क्या होगा, x का कोफिशिएंट 2g होगा, y का कोफिशिएंट 2f होगा। आप इसको स्टडी कीजिए, x का कोफिशिएंट 2g, y का कोफिशिएंट 2f, तो उससे g और f का वैल्यू निकल जाएगा, तो सेंटर क्या होगा, माइनस जी माइनस एफ। तो रेडियस क्या होगा,
अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यानी कि जी और एफ का स्क्वायर का सम और उसमें से सी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x प्लस वाई -1 इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए कि ये 2g है, 2g इज इक्वल टू -5 और 2f इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू -1। तो g का वैल्यू कितना हो गया -5/2, f का वैल्यू कितना हो गया 1/2 और c का वैल्यू तो -1 है। तो सेंटर क्या होगा -g-f यानी 5/2 कॉमा -1/2, ये सेंटर हो जाएगा -g-f, है ना। और रेडियस क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर यानी कि 25/4 प्लस 1/4 माइनस माइनस सी के वैल्यू जगह पे -1 पुट करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट विल बी द रेडियस। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि एक सर्कल का जनरल इक्वेशन कैसा दिखेगा। मैं समराइज कर दे रहा हूँ इन सारी चीजों को। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये सर्कल का इक्वेशन। तो सेंटर क्या होगा 0 0 और रेडियस होगा r। एक और इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में सेंटर क्या होगा ए बी और रेडियस क्या होगा r। एक और है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस केस में सेंटर क्या होगा -g-f और रेडियस क्या होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है। सो मेरे ख्याल से आप अपने एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। पहले यहाँ तक सॉल्व कीजिए, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके आगे का पार्ट भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 में आप देखिए, 11.3 में जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, सेंटर 0 0 है और रेडियस 2 है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल पता करना है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ ही रखा है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 2 और r का वैल्यू भी 2 पुट कर दीजिए तो सर्कल का इक्वेशन निकल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और 6 7 8 9 इसमें आपको सर्कल का सेंटर और रेडियस पता करना है। तो सेंटर पता कर सकते हैं ना, सर्कल का इक्वेशन हमको ऑलरेडी पता है, तो देख के हम सेंटर और रेडियस पता कर सकते हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक पहले कंप्लीट कीजिए, उसके बाद हम लोग इसके आगे का डिटेल पार्ट देखेंगे। ठीक है।